नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज एक ऐसे विषय के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक शायद सोशल मीडिया पर कभी किसी ने बातचीत नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से और सभी इनके जो छोटे भैये हैं, आजकल एक बात कहते हैं कि नया भारत है ये नया भारत है, और इस टर्मिनोलॉजी को बार बार इस्तेमाल करते हैं हर छोटी छोटी बात पे। राजनाथ सिंह कहते हैं नया भारत है, अमित शाह कहते हैं नया भारत है, मोदी जी कहते हैं ये नया भारत है, बाकी मंत्रीगण भी बोलते हैं, और बाकी तो बीजेपी के और आरएसएस के छोटे भैयों की तो कोई तादाद ही नहीं है। नया भारत है ये, नया भारत है ये। मुझे लगता है कि मूर्खाधिराज कुछ ज्यादा ही हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं। सदियों पुराना भारत, जी हाँ, एटलीस्ट कॉन्टिनेंट के रूप में, देश के रूप में तो भारत 1947 में पहली बार आया, लेकिन एक कॉन्टिनेंट के रूप में तो भारत रहा ही है। अब उसे सरजमीन हिंदुस्तान कहो, भारत कहो, जम्बू द्वीप कहो, हिंद कहो, जो कहना कह सकते हो। तो सदियों पुरानी इसकी जो ख्याति रही है वो हिंद की या जम्बू द्वीप की रही है, भारत की रही है। एक किस्म से कहा जाए भारत कॉन्टिनेंट, उसके अंदर फिर हजारों रियासतें, छोटी छोटी सी, छोटे छोटे देश। अब जो निकल कर आ रहा है उसे नया भारत कहा जा रहा है। क्या जब सम्राट अशोक थे वो नहीं कह सकते थे कि नया भारत? क्या चाणक्य नहीं कह सकता था कि ये नया भारत है? क्या उसके बाद और भी बहुत सारे जो राजा महाराजा हुए इस जमीन पर, इस कॉन्टिनेंट में, क्या वो नहीं कह सकते थे कि नया भारत है? लेकिन वो नहीं कहते थे, उन्हें कहने की आदत नहीं थी, शायद जरूरत भी नहीं थी। कहा जाए तो जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि देश जो होते हैं या कॉन्टिनेंट जो होते हैं सदियों के लिए होते हैं। जैसे यूरोप सदियों से है, ऑस्ट्रेलिया सदियों से है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ साउथ सदियों से है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट सदियों से है, एशियन कॉन्टिनेंट सदियों से है। कोई नई बात नहीं है, लाखों साल पुराने हैं। और न जाने कितनी सिविलाइजेशन, सभ्यताएं यहां पैदा हुई, लुप्त हो गई। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो एक बात का आभास तो होता है कि कोई ऐसी सभ्यता या सिविलाइजेशन नहीं है जो खत्म ना हुई हो। शुरुआत हुई तो खत्म भी हुई है। मौर्य वंश शुरू हुआ तो मौर्य वंश खत्म भी हुआ। हर्षवर्धन का साम्राज्य शुरू हुआ तो उनके वंश भी अंत हुआ। पृथ्वीराज चौहान का भी अंत हुआ। ऐसे ही जो हूण हैं, कनिष्का हैं, उनका भी अंत हुआ। साथ में चोला साम्राज्य, चालुक्यास, उनका भी अंत हुआ साउथ में। और अगर मुस्लिम राज की बात करें तो फिर गुलाम वंश, खिलजीस, तुगलक्स, लोधीस, उनका भी अंत हुआ। फिर मुगल आए तो उनका भी अंत हुआ। अंग्रेज आए तो उनका भी अंत हुआ। तो सच बात तो यह है कि यहां पर कोई सदा के लिए नहीं है। हां, मोदी जी को और आरएसएस को एहसास होता है कि अब वो यहां पर सदा के लिए हैं। और तो पॉलिटिकली तो कहते हैं हम तो 50 साल हैं, फिर कहते हैं हम 100 साल के लिए हैं। आरएसएस तो हमेशा के लिए है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, बस नाम ही बदल गया है, सूरत बदल गई है, रूप बदल गया है। फिर कहेंगे पहले हम जवाब नहीं देते थे, अब हम सीधा जवाब देते हैं, टिट फॉर टैट करते हैं, ये नया भारत है।
कभी कभी हंसी भी आती है बीजेपी और आरएसएस के लोगों की मूर्खता के ऊपर, स्टुपिडिटी के ऊपर। इनकी समस्या यह है कि पढ़े लिखे नहीं हैं ये अनपढ़ सारे के सारे, चौथी क्लास पास हैं अधिकतर, नकली डिग्रियां लेके घूमते हैं सब। तो इन्हें इस जो हिंदुस्तान का जो कॉन्टिनेंट है, जिसे साउथ एशिया भी कहा जाता है, इसे समझ नहीं है इनको कुछ भी। मैंने कहा नहीं, पढ़े लिखे तो है नहीं ना, तो समझ कैसे होगी इनको। दादागिरी से, तानाशाही से अपने आप को बुद्धिमान दिखाना, भाई वो तो फिर कोई भी कर सकता है। डंडा मारो, कह दो कि मेरे बारे में बोलो कि मैं खुदा बन गया हूं, बादशाह बन गया हूं, ये बन गया हूं, वो बन गया हूं, तो लोग बोल देंगे, आप खुश हो जाएंगे। मुझे सिकंदर की बात भी याद आती है। सिकंदर जब हिंदुस्तान से वापस पहुंचता है और इराक के बेबीलोन में पहुंचता है, तो उसको बड़ा फख्र होता है कि वो पूरी दुनिया का राजा है। वो बहुत यंग था, एकदम से 30-35 साल का। सिकंदर आजम, पूरी दुनिया का बादशाह। उसे बड़ा फख्र था कि पूरी दुनिया उसके अंडर में है। शाम को एक दिन टहलता टहलता नदी किनारे चला गया और वहां एक फकीर बैठा हुआ था। फकीर उसको देख के हंसता है। ये कहानी है जो सिकंदर की स्टोरी से निकल के आती है। फकीर देखकर हंसता है तो सिकंदर कहता है, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? तो फकीर कहता है हंसकर, कौन है भाई तू? बोलता, जहां तक तेरी नजर जाती वहां का राजा मैं, और जहां तेरी नजर नहीं जाती वहां का भी राजा मैं। ये पूरी कायनात, पूरी धरती, इसका राजा मैं, यानी कि सिकंदर। फकीर फिर हंस पड़ा तो सिकंदर को गुस्सा आया। तो फकीर कहता है, देख तेरे हिस्से की जमीन तो सिर्फ उतरी ही है 2 गज जमीन, जिसमें मरने के बाद तेरी बॉडी को दफनाया जा सके, वही तेरे हिस्से की जमीन है इस कायनात में, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिकंदर को गुस्सा तो आया, उसका मन किया कि तलवार निकाले और फकीर का गला काट दे, लेकिन कुछ सोच के वो वापस चला गया और फकीर फिर हंसता रहा। फकीर ने जो कहा था सच कहा था कि तुम्हारा हक सिर्फ उस 2 गज जमीन पर है जिसके अंदर तुम्हारी बॉडी को दफनाया जाएगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। और बदकिस्मती देखो, उसी जवानी के अंदर 30-35 साल की उम्र में वहीं पर सिकंदर की डेथ होती है और वहीं पर उसे दफनाया जाता है 2 गज जमीन के अंदर। अपने आप को पूरी कायनात का बादशाह कहने वाला आदमी आखिरकार सिमट गया 2 गज जमीन के अंदर। तो हिंदुस्तान तो पुराना है साहब, एक कॉन्टिनेंट के रूप में पुराना है, सदियों पुराना है। यहां तो लोग आए, बसे, चले गए, फिर नए लोग आए, बसे और चले गए। ना जाने कितनी सभ्यताएं यहां पर आईं, बसी और चली गई। फिर कोई नई सभ्यता, कुछ ऐसे ही जैसे कि आप एक पेड़ लगाते हो, पेड़ बड़ा होता है, फलदार होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर खत्म हो जाता है, उसके बाद फिर एक नया पेड़ उगाया जाता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर वो फल देता है। सबकी अपनी अपनी उम्र होती है। जो रियासतें होती हैं, जो देश होते हैं, उनकी भी उम्र होती है। वो भी हमेशा के लिए एक जैसे नहीं रहते, टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। यही मानव इतिहास है। और कोई ये कहे कि अभी का जो टूटना जुड़ना ये फाइनल है, ना ना, बिल्कुल नहीं। ये टूटना जुड़ना चलता रहेगा। क्या अभी कुछ साल पहले तक यूरोप के अंदर कई देश नहीं टूटे? क्या युगोस्लाविया नहीं टूटा? क्या चेकोस्लोवाकिया नहीं टूटा? कई देश टूटे हैं। क्या इंडोनेशिया टूटकर उसमें से ईस्ट तिमोर नहीं निकला? क्या सूडान नहीं टूटा?
क्या 1971 में पाकिस्तान नहीं टूटा? सोचने वाली बात है। क्या 1975 में क्या सिक्किम भारत में नहीं मिला? क्या 1962 में गोवा भारत में नहीं आया? देखिए, ये विलय होना, टूटना फूटना, जुड़ना, ये परमानेंट है, चलता रहेगा। ये हिस्ट्री है साहब, हिस्ट्री ऐसी बनती है, ऐसी बिगड़ती है। तो आज की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो भी परमानेंट नहीं है, ये फिर से बिगड़ेंगी, फिर से बनेंगी। फिर कौन सा हिस्सा किस में जाके मिलेगा, कौन से देश में मिलेगा, नहीं पता। लेकिन इतिहास ऐसे ही बनता है। पर हमें एक बात पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि ये नया भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है, और इस नए भारत से कोई टकराने की कोशिश ना करे। लेकिन अभी ट्रंप के चक्कर में जितना जो लोग इसको नया भारत बोल रहे थे ना, कि किसी से हम झुकते नहीं हैं, वो सारे हरदीप पुरी, जयशंकर, राजनाथ, पीयूष गोयल, अब सब उनके गले में फांस आ गई है, चुप होकर बैठे हैं सारे के सारे। और बीजेपी आरएसएस को इस बात की बीमारी है, बड़ी बीमारी है, कि ये नया भारत है, ये जवाब देता है। हम तो पहले भी जवाब देते थे। ऐसा थोड़ी कि 1971 में हमने जवाब नहीं दिया, ऐसा थोड़ी कि 1965 में हमने जवाब नहीं दिया, ऐसा थोड़ी कि 1962 में हमने जवाब नहीं दिया। हो सकता है जंग हार गए, जंग में हार जीत होती है, जवाब तो दिया, बहुत शहादत हुई तब भी। तो ये कहना कि नया भारत जवाब देता है, नया भारत किसी की सुनता नहीं। नया भारत पहले भी, जो भारत था वो तो पहले भी सुनता था, और भारत आज भी सुनता है। भारत पहले भी सुनाता था, भारत आज भी सुनाता है। फर्क क्या आया उसमें? क्या पहले हमने नहीं सुनाया? जैसे पहले चीन को, पाकिस्तान को नहीं सुनाया हमने? क्या सुनाया, आराम से सुनाया। और अब सुनाया तो कौन सा फर्क पड़ गया? क्या अटल बिहारी ने कारगिल वार में नहीं सुनाया? तो क्या हो गया? लेकिन ये अपने 2 दिन के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तो ऐसे समझते कि जैसे तो पूरी कायनात हमारे कब्जे में आ गई है, हम यहां पर हमेशा के लिए हैं। कुछ लोगों को खुदा होने का भरम हो जाता है, जैसे सिकंदर को हुआ था, और मोदी को भी हो गया, भागवत को भी हुआ, कि हम तो यहां पर, हम तो जाने वाले नहीं हैं, हम तो परमानेंट हैं। अमित शाह कहते हैं ना, हम तो यहां परमानेंट है भैया, हम नहीं जाने वाले यहां से। तो ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हुए साहब। यहां तो अकबर भी आया चला गया, अशोक भी आया चला गया, चाणक्य भी आया चला गया, पृथ्वीराज चौहान भी चला गया, जहांगीर भी चला गया, ब्रिटेन के बड़े बड़े वायसराय और गवर्नर जनरल आए, वो भी चले गए। वो अंग्रेजी राज्य ब्रिटानिया जो कहते थे कि इसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता है, अब सूरज डूबता है। सूरज चढ़ता है तो सूरज डूबेगा ना, प्रकृति का नियम है ना, नेचर है ना, ये तो यही तो हो रहा है। लेकिन मूर्खाधिराजों को ना ये कहने की आदत हो गई है, ये नया भारत है, ये नया भारत। किस मामले में नया भारत है भैया? किस मामले में नया भारत है? भारत तो वही पुराना है जो पहले था, सदियों से चला आ रहा भारत। बल्कि ये नया भारत जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो भारत नहीं है जो हमारा सदियों पुराना भारत था। ये उदार था, ये सामंजस्यपूर्ण था, इसमें सौहार्द था, इसमें प्रेम था, इसमें करुणा थी, क्योंकि ये महावीर का भारत था, ये बुद्ध का भारत था, ये राम का भारत था, ये नानक का भारत था, ये रहीम का भारत था, रहमान का भारत था, ये कबीर का भारत था, ये विवेकानंद का भारत था, और ये उन्हीं का रहेगा ना। और फिर बाद में ये गांधी का भारत था। दरअसल ये मूर्खाधिराज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गोडसे का है, ये भारत जो है ना गोडसे का भारत है, ये गांधी को गोली मार सकता है। ऐसे लोग पहले भी पैदा हुए, जो बुद्ध के ऊपर भी थूक कर गए थे, उसके चेहरे के ऊपर। ऐसे पहले भी लोग हुए जो महावीर और नानक को भी गालियां देके गए थे। ऐसे पहले भी लोग थे जो विवेकानंद को भी गाली देके गए थे। तो इस किस्म के मूर्ख हमेशा पैदा होते रहते हैं।
और अब अगर पैदा हो गए तो उसमें कौन सी नई बात है, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? इन्हें चिल्लाने दो, नया भारत है, नया भारत है, नया भारत जवाब देता है। तो जवाब, ट्रंप को जवाब दो, जरा दे के बताओ। घुटनों पे तुम्हें लाकर खड़ा कर दिया है, इंसल्ट करके, बेइज्जत करके। क्या यह नया भारत है? जिनपिंग के सामने तुम्हारी जुबान नहीं खुलती है, तुम्हारे आका की जुबान नहीं खुलती है, भागवत की जुबान नहीं खुलती है, यह नया भारत? झुका हुआ, घुटनों पे आया हुआ, ट्रंप के सामने और जिनपिंग के सामने, इसे नया भारत कहते हो? दरअसल इस भारत ने, मोदी, शाह, भागवत के राज में हमने अपना आत्मसम्मान गंवा दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट गंवा दी, और इसे नया भारत कहते हैं लोग। कहीं जाकर कोई एक हवाई जहाज भेज के वापस आ जाएंगे 2 दिन को, तो नया भारत कहेंगे, हम जवाब देंगे, हम ये करेंगे। तो भैया जब जवाब देने की बारी आई थी तो सीजफायर क्यों कर लिया? और वो कौन है जो कम से कम 55 बार जो बोल चुका है कि सीजफायर मैंने करवाया है? तुम्हारा तेल पानी बंद कर दिया ना अभी, मोदी का तेल पानी बंद किया ना। यही तो मोदी कहते थे, ये नया भारत है, किसी के सामने झुकता नहीं। मोदी जी, तुम्हारा भारत झुकता भी है, ट्रंप के सामने झुकता भी है, और तुम घुटनों के बल चलते हो उसके सामने, और जिनपिंग के सामने भी तुम घुटनों के बल चलते हो। नहीं चाहिए ऐसा नया भारत, हमें वही चाहिए पुराना भारत जिसमें आत्मसम्मान था, जो नेहरू का भारत था, जो इंदिरा का भारत था, जो अमेरिका के 7th फ्लीट के सामने खड़ी हो सकती थी, हिम्मत थी उसके अंदर। कहाँ मोदी, कहाँ इंदिरा गांधी, किससे हम कंपेयर करने लगे? कोई कंपेयर करने की चीज है क्या ये? इंदिरा गांधी जैसा साहस है क्या इस मोदी के अंदर? इंदिरा ने अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके थे, और ना ही नेहरू ने टेके, मोदी ने टेके हैं। यही तो खास बात है साहब। इसलिए नया भारत कहते हैं, क्योंकि ये घुटनों पे लेके आए भारत को। इन्होंने भारत की उदारवादी नीति का विरोध किया, इन्होंने नेहरू का विरोध किया, इन्होंने भारत के सामंजस्य और प्रेम को तोड़ा, सौहार्द को तोड़ा। ये वो भारत पैदा करना चाहते हैं जो तालिबानी है। नहीं होगा इनसे, राज कर ले थोड़ा बहुत। यहाँ तो औरंगजेब भी आके चला गया था ना अल्टीमेटली, और भी कई क्रूर राजा आए और आके चले गए ना। याद तो अकबर को किया जाता है ना, क्योंकि वो उदार था। याद विवेकानंद और नानक को किया जाता है, वो उदार थे। याद नानक को और बुद्ध को किया जाता है क्योंकि वो उदार थे। याद उस अशोक को किया जाता है जिसने कलिंगा में 1 लाख लोगों को मारा नहीं, जिसने बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार किया, जो दया का प्रतीक था, उस अशोक को याद करते हैं। वो नया भारत बना रहे थे, ये नहीं। ये तो भारत को दरअसल क्या है ना, कि भारत की छाती में बैठ के भारत को जख्म दे रहे हैं, मूर्खता के जख्म, सांप्रदायिकता के जख्म। इससे ज्यादा और क्या कहूं? अनपढ़ों से, गवारों से इससे ज्यादा की और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और जिन्हें भारत की ही समझ नहीं है, भारत की संस्कृति की समझ नहीं है, भारत की सोच और विचार की समझ नहीं हो, वो आपको बताते कि ये नया भारत है। पुराना ही अच्छा है, वही अच्छा था, वही शाश्वत सत्य है हमेशा के लिए। ये अभी हैं, कल छट जाएंगे। ये तो बीच बीच में काले बादल आते हैं ना, चले जाते हैं। अभी हैं, कल चले जाएंगे। इनको नामो निशान भी नहीं रहेगा यहाँ पर, नामो निशान। कोई याद भी नहीं करेगा, क्योंकि नफरत के सौदागरों को कोई याद कैसे करेगा? अल्टीमेटली मुश्किल है। शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।